अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे होंगे कि मेरी शेव बढ़ी हुई है। ये मैंने एहतजाजन आज शेव नहीं की। आज सुप्रीम कोर्ट से जो ख़बर आई है, बहुत बड़ी और बड़ी बुरी ख़बर आई है, और वो दो जज साहबान के रिज़ाइन किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। 27वीं तरमीम के बाद जो पहला एक रिएक्शन अदलिया के अंदर से आया है, वो इस रिज़ाइन के हवाले से है। जब 26वीं तरमीम आई थी, उस टाइम भी बहुत सारे लोग उनको प्रोवोक करते थे कि अगर कोई मौजूदा सेटअप या तरमीम के साथ इत्तेफाक नहीं करता तो वो घर चला जाए। और उस टाइम भी ख्याल किया जा रहा था कि मंसूर अली शाह रिज़ाइन कर देंगे, ख़ास तौर पे जब उनको चीफ़ जस्टिस नहीं बनाया गया था। लेकिन उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। अब की बार उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अगर इस ख़बर को देखें तो एक तो ये है कि मुझे ज़ाती तौर पे मैं इन दोनों जज साहबान का बड़ा एहतराम करता हूँ और इनको बहुत बेहतर रेट करता हूँ। बेहतर आप जब रेट करते हैं ना, जो आपके पास एक अवेलेबल लाट होती है, उसमें जो बेहतर लोग होते हैं, उनके हवाले से आप कहते हैं जी कि ये लोग बेहतर हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ़ जस्टिस ना बन पाए, और उसकी वजह से बहुत सारे वकला और जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लोग हैं, उन्हें इस चीज़ पर अफसोस था। वजह क्या थी कि मंसूर अली शाह बड़े रिफॉर्मर किस्म के आदमी थे, जो एक जस्टिस के हवाले से उन जो इस्लाहात होती हैं उस पर उन्होंने, जब वो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे तब भी काम किया था। इधर भी वो इरादा करके बैठे हुए थे, बल्कि बहुत सारी प्लानिंग करके बैठे हुए थे कि वो चीफ़ जस्टिस बनेंगे तो फिर वो ये करेंगे, लेकिन वो दिन ना आया। और फिर वो दिन ऐसा आ गया कि जो उनके साथी और उनके दरीना दोस्त, जो कि अब दरीना नहीं हैं, जो जस्टिस अफरीदी साहब हैं, यही अफरीदी, वो चीफ़ जस्टिस बन गए। मंसूर अली शाह बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन ये दरमियान में जो एक एक्टिविज़म का एक मसला आया, या उनके अंदर ये सोच पैदा हुई, या एक जो एक पॉपुलिज़म की नज़र जुडिशरी भी हुई, मीडिया भी हुआ, पॉलिटिक्स से तो ये सारी पॉपुलिज़म शुरू हुई, तो वो भी उस रो में बैठ गए। अब उस दौरान इतनी ज़्यादा हुकूमती हलकों में परेशानी बन गई कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर चीफ़ जस्टिस बन जाते हैं तो फिर हुकूमत की खैर नहीं, या मंसूर अली शाह चीफ़ जस्टिस रहेंगे या फिर हुकूमत रहेगी। तो लिहाजा इस सारे अमल को सेबोटाज करने के लिए आगे 26वीं तरमीम के ज़रिए और रास्ता बनाया गया। अब जो है 27वीं तरमीम के बाद ये चीज़ भी वो ख़ुद ही चले गए। मैं जब ये बात करता हूँ कि मुझे अफसोस है यानी कि वो गए हैं, मैं इसलिए बात करता हूँ कि हर शोबे में अच्छे लोगों का होना ज़रूरी है। और ये दो अच्छे लोग थे जो चले गए हैं। लेकिन मुझे साथ एक और चीज़, जिसका मैं मीडिया में भी बात करता हूँ, वो जुडिशरी में भी हर जगह पर सादक आती है, वो ये है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। जुडिशरी ने जितनी अत उठाई सी, अत चुकी सी, यानी कि जिस तरीके से वो अपनी क्रीज से बाहर निकल कर खेलते थे, और ये मामला जो इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम से शुरू हुआ था, जुडिशरी ने जो रोल एक जो गवर्नमेंट का रोल जुडिशरी ने अडॉप्ट कर लिया था, उसके बाद गवर्नमेंट तो हर टाइम उनकी हवाइयाँ उड़ी होती थी कि चीफ़ जस्टिस पता नहीं हमें छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। एक तरफ वो आर्मी चीफ से डरते थे और दूसरी तरफ चीफ़ जस्टिस होते थे उससे वो डरते थे। तो अब यह है कि इस तरह का जब पावर में एक एक तवाज़न कायम नहीं रहता, तो फिर एक रस्साकशी चलती है, और फिर जो दूसरी पार्टी जब स्ट्रांग होती है तो वो चीज़ें अपनी फेवर में ले जाती है। अदलिया के अंदर बहुत ज़्यादा इस्लाहात की ज़रूरत है, और अदलिया को, यानी कि अदलिया को इस चीज़ का एहसास नहीं है कि अवाम को अदलिया की ज़्यादा ज़रूरत है, और वो चाहते हैं कि अवाम पर ही अदलिया को तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि हुकूमत वाली साइड पे वो ज़्यादा तवज्जो दें। तो ये सारा अमल जो है, ये जो सब कुछ हुआ है, ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर भी हुआ है। एट द सेम टाइम ये एक सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्शन की भी एक टाइम है, मोमेंट है, कि जिसमें अदलिया को अपने अंदर ज़रूर झांकना चाहिए कि आखिरकार इतनी इज़्ज़त बनी, इतने इख्तियार मिले, और फिर उसका अंजाम ये क्यों हुआ। और उसकी नज़र मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला जो हैं वो भी हो गए। अतर मिनल्ला साहब हैं, वो भी बहुत अच्छे जज थे, लेकिन उनमें भी एक टेंडेंसी पाई जाती थी कि ज़रा एक पॉपुलिज़म को, या पॉपुलिस्ट लाइन जो है वो उनको भी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। और मेरा ख्याल है ये अतर मिनल्ला साहब का मसला नहीं है, हमारे मीडिया का भी बड़ा मसला है। और फिर ये होता ही है
कि जब अगर आपको बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हो आप वो, और एक जो इस तरह के लोग होते हैं ना, उनको आके लोग ये बात रियलाइज़ कराते रहते हैं, सर तुसी को दो चार लोग ही रह गए हो। अच्छा, उससे उनको और ज़्यादा एहसास होता है कि यार हूँ असी दो चार लोग ही रह गए हैं, तो हूँ कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए। तो इस चक्कर में ये जो कहने वाले होते हैं ना, दो चार लोग ही रह गए हो, यही मरवाते हैं आके। तो खैर ये है कि इट्स अ सैड डे। आई विश के थिंग्स कुड हैव इम्प्रूव विदाउट दिस डिज़ास्टर या विदाउट दिस कैजुअलिटी। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। जो श्रीलंकन टीम के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट कि श्रीलंकन टीम जिस चीज़ को हमने ये धमाकों के दौरान नोटिस नहीं किया वो ये था, मैं तो है इसलिए नोटिस नहीं कर सका कि मैं कोई क्रिकेट का शौकीन नहीं हूँ, मुझे इतना पता ही नहीं होता कि क्या हो क्या रहा है क्रिकेट की फील्ड में। तो खैर ये है कि आप देखें कि उस दौरान वो इधर आए भी इधर हुए थे इस्लामाबाद में, और पिंडी में खेल रहे थे, और जिस दौरान ये धमाका हो गया उससे एक दिन पहले उधर वाना के कैडेट कॉलेज पर अटैक हुआ। किसी भी फॉरनर के लिए ये एक बहुत बड़ी और बहुत बुरी खबर होती है। उनके तो घर वाले जो हैं वो फ़ोन कर कर के उन्होंने मान देने कि अगली फ़्लाइट से वापस आ जाए। अब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता कि अगर टीम वापस चली जाती। पहले भी जो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आया, मेरे ख्याल कोई 15 साल के बाद आया। आपको याद होगा कि जब अगेन बाय द वे श्रीलंकन टीम पर तब भी अटैक हुआ था, और ये 2009 की बात है, और मैं ये वाक़या इसलिए भी नहीं भूल सकता, मैं उन दिनों में पढ़ने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स गया हुआ था। इत्तेफाक कि मेरी क्लास चल रही थी और क्लास में मेरे साथ एक गोरा बैठा हुआ था। उसने अपना कंप्यूटर लैपटॉप ऑन किया हुआ था, और वो एक से दम चौंका। मैंने कहा क्या हुआ है? वो कहता है कि वो पाकिस्तान में श्रीलंका की टीम पर अटैक हो गया। मुझे ऐसे लगे जैसे मैंने अटैक किया। आप में से जो लोग बैरून मुल्क रहते हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर कोई उधर जो है वो किसी नूर वली मकसूद की भी बात होती है, तो जब वो आप पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो किसी के साथ भी जो पाकिस्तान का टैग लगता है या नेशनैलिटी लगती है, वो या आपके लिए एक सोर्स ऑफ प्राइड बनता है या एक सोर्स ऑफ एम्बेरसमेंट बनता है। तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा, और वो ज़माना भी ऐसा था 2009 में, आए दिन जो है जगहों जगहों पर 2008-9 में सुइसाइड अटैक हो रहे होते थे। बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर अपना जिक्र नहीं करते थे, बल्कि मुझे याद है कि उन्हीं दिनों की बात है। मेरा एक उधर हम एक फ़्लैट पर रहते थे, एक और कोलीग था, वो किसी मैं लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में था, वो किंग्स कॉलेज में था। तो वो जा रहा था अपने स्टेशन से, उतरा मेट्रो के स्टेशन से, तो वॉक करते हुए आगे कॉलेज जा रहा था। तो उधर कोई लोग जो हैं वो को प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट इस तरह नहीं जैसे कोई टीएलपी या पीटीआई वाले करते हैं, यानी कि वो उस टाइम उधर जो हैं बड़े पुरअमन किस्म के कोई चंद लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे जो राइट एक्टिविस्ट हैं वो एक साइड पे बैठे होते थे, कोई प्ले कार्ड वगैरह उन्होंने उठाए होते थे, और आने जाने वाले लोगों को बता रहे होते थे कि वाई आर वी हेयर। तो उन्होंने उसको भी रोक लिया। तो ऑब्वियसली कोई बात शुरू करने के लिए किसी तरह पूछते हैं कि हाँ सोनिया कित्थों आया तू, तो उसने पूछा कि आप किधर से हैं। तो वो अपनी नेशनैलिटी छुपा रहा था, तो उसने कहा जी मैं तो एशिया से हूँ। उसने कहा एशिया इतना वड्डा है मामा, तू है कित्थों दा है? उन्हें कहा जी कि मैं तो पाकिस्तान दा। उन्हें कहा कि तू तू पाकिस्तान को पूरा एशिया समझे है। लेकिन जो इसमें पॉइंट है, वो भी बेचारा अपनी उस टाइम एक सिटीज़नशिप की अपनी आइडेंटिटी जो है वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। बड़ा अजीब सा टाइम था, धमाके हर तरफ धमाके हो रहे थे। बाहर जाते थे कोई लोग, या तो समझते थे कि ये दहशतगर्द हैं, तो या फिर जो है हम पर तरस खा रहे होते थे। तो मुझे याद है कि उस टाइम भी जो श्रीलंका की टीम है, इन पर लाहौर में इनकी जो वैन जा रही थी इनको स्टेडियम लेकर, तो उस पर अटैक हुआ था। तो लिहाजा श्रीलंका की तो यादें भी पाकिस्तान से अच्छी नहीं है इस हवाले से, और इत्तेफाक है कि वो दोबारा आएँ और फिर कोई इस तरह का मसला बन गया। तो इसके लिए ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए क्राइसिस पैदा होता। लेकिन ये है कि फिर फील्ड मार्शल जो हैं, साढ़े को आजकल फील्ड मार्शल इन्हें हर जगह तो उन्होंने अगे कर दी है। तो उसमें उन्होंने जो सेक्रेटरी डिफेंस से बात की श्रीलंका में जो आर्मी चीफ़ है उससे ज़्यादा जो सेक्रेटरी डिफेंस है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल उहदा समझा जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ इधर वीगो डाले होंगे ना, उत्थे भी कोई वैना होंगे ने, उन्होंने आते हैं वाइट वैन, वो आके कोई इधर उधर कोई ठिकाइट कोई किसी की ट्वीकिंग करनी हो ना तो वो जाते हैं। तो कोई हालात उनके मिलते जुलती हैं। उन्होंने पहले जो तामिल टाइगर्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन करते रहे, और हमसे ट्रेनिंग भी लेते रहे, असला वगैरह भी हमसे लेते थे। तो इस तरह से हमारा एक इन्फ्लुएंस भी है। और दूसरा, वैसे भी जो साउथ एशिया के बाकी ममालिक हैं वो पाकिस्तान से इसलिए प्यार करते हैं कि इन्हें ज़रा इंडिया नूं तुन के रखे है। तो लिहाजा
खैर एनीवे ये एक बड़ी एक अचीवमेंट है कि उन्होंने फील्ड मार्शल की बात मान ली और टीम नहीं गई। उन्होंने कहा कि हम इनको भरपूर तरीके से सिक्योरिटी देते हैं, आप खुदारा टीम अपनी वापस ना बुलाना। तो ये मामला जो है ये रुक गया। और दूसरा उस दौरान जो है अफ़गानी हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हो गया। मैं आपको अपने ख़यालात जज्बात का इजहार कर चुका हूँ अफ़गानियों के बारे में, लेकिन यह है कि ओवरऑल जिस तरह की सिचुएशन बनती जा रही है ये मामला डेंजरस होता जा रहा है। और इसमें वो भी लोग जो कि बड़े इनोसेंट हैं, लॉ अबाइडिंग भी हैं, वो भी इस सारे क्रैकडाउन का हिस्सा बन रहे हैं। और अभी तो इन्होंने पुलिस ने ऐलान कर दिया है कि जो भी किसी अफ़गानी का बताएगा उसको हम 10,000 रुपया इनाम देंगे। अब ये भी है कि कोई ऐसे लोग जो कि हमारी जनरेशन के हैं वो इधर आए, उन्होंने इधर से ही ज़ुबान सारी सीख ली। अब वो इतना ज़्यादा सोसाइटी में इंटेग्रेट हो गए कि उनको एक उनकी शनाख्त करना कि ये अफ़गानी है ये भी बाज़ का चैलेंज होता है। आपके जहन में आ रहा होगा कि शनाख्त जो है वो एक्सक्यूज़ मी नादरा से हो सकती है या पासपोर्ट से। कई लोगों ने एक टाइम पे बड़ी जेलसाजी होती थी उस दौरान ये भी चीज़ें बनवा ली। उसका भी क्लेंजिंग का अमल तो चलता रहता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ें रह जाती हैं। अब एक ख़बर प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी हुकूमत इस टाइम ख़तरे में है। उनके अपने ही इत्तेहादी उनका कोई दड़न तख्ता करने को तैयार बैठे हुए हैं। और उनके जो वज़ीर दाखिला हैं वो भी एक उम्मीदवार तस्वर किए जा रहे हैं कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन यह है कि मैं जो बात कर रहा हूँ ना मैं शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ ना मैं मोहसिन नकवी की बात कर रहा हूँ। कुछ इसी तरह की जो सूरत हाल है वो यूके में चल रही है। उधर के जो वज़ीर आज़म है प्राइम मिनिस्टर स्टारमर, वो उनकी हुकूमत जो है वो ज़रा हशकोले खा रही है। कोई ख़दशा ये है कि कोई जो कोई मेरे ख्याल 2 हफ्ते तक उधर बजट आना है, तो ऐन मुमकिन है कि उसके बाद बल्कि बजट के दौरान ही ये को मसला जो है वो ज़ोर पकड़ जाए। क्योंकि बजट की अप्रूवल अगर कोई एक प्राइम मिनिस्टर नहीं करा सकता तो इसका मतलब है कि वो हमायत खो बैठा है। जो प्राइम मिनिस्टर स्टारमर है बेसिकली टेक्नोक्रेट टाइप आदमी है, नो नॉनसेंस है। लेकिन आज जिस दौर में हम जिंदा हैं उधर तो जो नॉनसेंस हैं उनकी ज़्यादा अहमियत समझी जाती है, जो बड़ी बड़ी बोंगी मारता है उसकी ज़्यादा अहमियत समझी जाती है। तो इस तरह के जो लोग हैं बस इसी तरह जो है ना हचकोले खा रहे होते हैं। वैसे भी आजकल हम तो अपनी बात करते रहते थे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, अब ये एक घर से घर तक हर जगह पे आपको इसी तरह की सूरत हाल नज़र आती है। इवन अगर आप बरतानिया की ही बात कर लें तो बरतानिया में पिछले को 10 साल में 5 वज़ीर आज़म चेंज हो गए हैं। उधर जो फ्रांस वाले हैं वो उनके तो रोक ही नहीं रहे, अभी भी दोबारा भी कोई एक लटका हुआ है। यानी कि इसी तरह होता है कि आज गया कल गया, आज गया कल गया। और इधर जो है ये यूके में, फ़्रांस में और जर्मनी में आप देखिएगा पिछले कोई अगले को 2-3 सालों में इधर हो सकता है वैसे ही सारे फार राइट लीडर आ जाएँ। उधर फराज आ जाए यूके में आ जाए, या उधर जो ली पेन है वो फ्रांस में आ जाए। ली पेन को तो इधर जिस तरह इमरान खान को नाहल किया हुआ है, ली पेन को भी नाहल किया हुआ है, लेकिन उसने अपना जानशीन है उसको को 30 साल उसको हो सकता है कि वो वही उनका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो जाए। आई डोंट नो कि उधर कोई प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट करने के लिए उम्र की हद है या नहीं। जो अभी मौजूदा वाला है मैनुअल है ये भी मेरे ख्याल अभी 40 साल का नहीं हुआ था जब ये प्रेसिडेंट बन गया था। वो अलग बात कि उसकी बेगम जो है उससे को 25 साल बड़ी है, उसकी उस्तानी थी। तो इसी तरह जो AFD है जो जर्मनी की फार राइट पार्टी है वो भी बड़ी उसको उसकी पॉपुलैरिटी में दिन रात इजाफा होता जा रहा है। इलेक्शन में भी वो दूसरे नंबर पर आई है। जो मौजूदा उधर चांसलर है वो भी हचकोले खा रहा है। एन मुमकिन है कि अगले इलेक्शन में उधर भी फार राइट आ जाए। तो ये अब जो है ना पूरी दुनिया एक थिएटर बनी हुई है। तो नाजरीन आज के लिए इतनी गुफ्तगू, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।